प्रेमचंद की कहानी झांकी का सारांश प्रस्तुत है। कहानी के नायक एक पुरुष हैं और उनके घर में उनकी पत्नी और माँ का मनमुटाव होने के कारण झगड़ा झंझट चल रहा है और इन दो पार्टों के बीच बेचारा नायक पति पिस रहा है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब रुपए पैसों की तंगी रहती है। दुकान चलाने का व्यवसाय है, कमाई कोई खास नहीं है, जिसके कारण पत्नी हमेशा खुन्नस खाए रहती है। पति महोदय ने अपने सारे शौक जैसे सिनेमा देखना, पान खाना, सैर सपाटा सब बंद कर दिया है। ऊपर से माँ का साथ दूं तो पत्नी का ताना, और पत्नी का साथ दूं तो जोरों का गुलाम कहलाता हूँ। इस सब से तंग आकर कई बार मन शादी वाले दिन को कोसता है कि क्यों शादी ब्याह घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा मैं। मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। घर में 3 ही लोग हैं, उनमें भी आपसी प्रेम नहीं है। आज के झगड़े की जड़ इस प्रकार थी कि अम्मा ने बहन के ससुराल में तीज भेजने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बनवाई थी। तीज का त्योहार उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शादीशुदा लड़कियों के लिए माँ के घर से ससुराल में सामान भेजा जाता है। तो इनकी पत्नी यह लिस्ट देखकर भड़क गई थी। कहती है कि इतना सामान भेजने की क्या जरूरत है। मैं अपनी जरूरतों में, बच्चों की जरूरतों में कंजूसी करके घर गृहस्थी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींच पा रही हूँ। ऊपर से इतना सारा सामान तीज में क्यों? पत्नी का कहना था कि घर में अंधेरा करके बाहर दिया जलाने या प्रकाश करने की कोई तुक नहीं है। इस बात को लेकर पत्नी और माँ में बाताबाती शुरू हुई तो न जाने कहां कहां पहुंच गई। उनके बीच दोनों बच्चे बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे थे। यह बात उनकी समझ से परे थी। तीज के सामान को लेकर झगड़ा शुरू होने पर माँ और पत्नी ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया। माँ को शिकायत है कि बहू उनके पैर नहीं दबाती, सिर में तेल नहीं डालती, और जो अम्मा ने अपनी सास की सेवा की है वो सब उनकी बहू करे। यह भी वो चाहती थी, लेकिन आज की बहू में वो न करे तो मैं क्या करूं? मेरे घर में कोहराम मचा था, लेकिन सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव था। धूमधाम से झांकियां सजी थी। मेरे घर में अंधेरा पड़ा था। माँ और पत्नी की नोक-झोंक से परेशान होकर अंधेरी कोठरी में चला गया और पत्नी को कोसता रहा कि कैसी दुष्ट औरत से मेरी शादी हुई है। पुराने ख्यालों में डूबा था। तभी मेरे दोस्त पंडित जयदेव जी ढूंढते हुए आए। उनसे बात करने का मन नहीं हुआ, चुपचाप पड़ा रहा कि सिर चाटने आया है, बुला बुला कर वापस चला जाएगा। लेकिन जयदेव ऐसे मानने वाले नहीं थे। मुझे उठाकर जबरदस्ती शहर के सेठ घोरीलाल के मंदिर में जन्माष्टमी की झांकी दिखाने ले गए। पहले तो जाने को मना कर दिया, लेकिन पंडित जयदेव माने नहीं। उन्होंने बताया कि झांकी बनाने के लिए दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है। चलो, तुमने ऐसी झांकी कभी न देखी होगी, और अगर सिर दुख रहा है तो तुम्हें जरूर ही चलना चाहिए। मुझे मनाने के लिए गुदगुदी की और मैं उनकी जिद के आगे हार कर झांकी देखने चला गया। सेठ घोरीलाल बहुत कंजूस हैं। उनके बारे में एक कहानी है कि एक भिखारी 7 दिन तक उनके दरवाजे पर पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने उस भिखारी को भीख नहीं दी और वह उनके दरवाजे पर भूखे ही मर गया। लेकिन मरने के बाद भिखारी की अंतिम क्रिया सेठ घोरीलाल ने बड़े धूमधाम से की। 1 लाख ब्राह्मणों को भोज कराया, लाख ही उन्हें दक्षिणा दी। शायद भिखारी के आशीर्वाद से सेठ घोरीलाल का हृदय परिवर्तन हुआ और वे बहुत भक्ति पूजा करने लगे। और आज उनके मंदिर में गजब की भीड़ है। सजावट तो बहुत सुंदर थी। लाइट, हीरे, जवाहरात के चकमक में मुझे श्रद्धा भाव नहीं जाग रहे थे। तभी मंदिर के आंगन में केलकर जी के गंधर्व विद्यालय के छात्र गीत गाते नजर आए। उस गीत में जो मीठापन था, उस स्वर में जो मीठापन था, उसमें तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि अपने आप को भूल ही गया। मैं मंदिर की चकमक भूलकर स्वयं को यमुना किनारे देखने लगा, जहां गोपियां बांसुरी बजाते नंदकिशोर और सुंदर गायें मुझे दिखाई देने लगी। और मैं उस गीत में ऐसा डूबा कि घर का झगड़ा तो भूल ही गया
और पत्नी विद्या, जिसे मैं दुष्टा कह रहा था, वह मेरे सामने शादी के समय वाली कोमल स्वभाव वाली बन गई और मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। माँ, जिसकी गलती मैं निकाल रहा था, उसने आकर मुझे बचपन की ममता याद दिलाई। मेरा छोटा भाई जो झगड़ा करके घर की सारी संपत्ति लेकर रंगून भाग गया, जिसका मुंह भी मैं नहीं देखना चाहता था, जो अब मर भी गया है, वह भी मेरे सामने आ गया और उसकी सारी गलतियां माफ करके मैं उसे गले लगाने को तत्पर हो गया। मतलब यह है कि मंदिर के संगीत ने मेरे मन को निर्मल बना दिया। जिन लोगों के प्रति मेरे मन में बुरे विचार थे, सब धुल गए। मेरा मन साफ हो गया और मैं ऐसा डूबा कि पता ही नहीं चला कि संगीत खत्म हो गया। वो तो जयदेव ने मुझे पुकारा कि चलोगे या नहीं। तो इस प्रकार यह कहानी का, झांकी कहानी का सारांश पूरा होता है। अब हम इसकी विशेषता भी देख लेते हैं कि संगीत वह कला है जो मन के दुख दूर करके जीवन में सुख शांति की स्थापना करता है। संगीत के प्रभाव से शत्रु स्वरूप वृद्ध भाई प्रिय लगने लगा। माँ पत्नी के दिए मानसिक कष्टों को संगीत ने भुला दिया। जीवन कष्ट का नाम नहीं, बल्कि कष्टों को दूर करने का नाम है, जिसमें संगीत वह कला है जो गाने वाले और सुनने वालों को सुखी करता है। कहानी में ग्रामीण अंचल का कथानक है, जिसमें लेखक ने ग्राम्य शैली से कहानी को विशेष बनाया है। तो इस प्रकार झांकी कहानी का सारांश और विशेषता पूरी होती है। अब हम पाठ्य सामग्री में आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको पहला प्रश्न आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यह जो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, पूरी किताब में से हर एक पाठ में से प्रश्नों को चुना जाता है और प्रश्न बनाकर उनके उत्तर आपको केवल एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखने होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तर एक शब्द या वाक्यांश लिखने से पूरा होता है तो अनावश्यक आपको पूरा वाक्य लिखकर गलतियां नहीं करना है और न ही समय खराब करना है। और इसके साथ ही साथ ये जो एक अंकीय प्रश्न है वह आपको उत्तर लिखने में ही सहायता नहीं करेंगे, बल्कि सारांश को लिखने और समझने में भी सहायता करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न भी आपको पूरी किताब में से 3 वाक्य अलग अलग पाठों में से लिए जाएंगे, जिसकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। और यह प्रश्न 7-7 अंकों के 2 प्रश्न होंगे 14 मार्क के लिए। और यहाँ आपको प्रारूप दिया गया है कि पहले आपको सबसे पहले लिखना होता है संकेत, जिसमें जिस वाक्य की व्याख्या आप कर रहे हैं उसका पहला शब्द और बीच में कुछ खाली स्थान छोड़कर डैश डैश करके अंतिम शब्द लिखना है, जिससे जांचकर्ता को अच्छी तरह समझ में आए कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद प्रसंग आएगा। प्रसंग में आप यह बताएंगे कि यह प्रसंग आप पुस्तक के किस पाठ से ले रहे हैं। तो आपको पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। उसके बाद आता है संदर्भ। यह जो वाक्य दिया गया है किस संदर्भ में कहा गया है, यह आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में आपको दिए गए प्रश्न को, वाक्य जो है उसको समझा कर लिखना है कि आप के विचार उस पर क्या है और उसका अर्थ क्या है। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आपको इस वाक्य में लेखक द्वारा दिए गए संदेश और सीख को लिखना होता है कि आप उससे क्या समझ पा रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है जो निबंधात्मक प्रश्न होता है। इसके लिए भी आपको पूरी किताब में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे 16 अंक के लिए, और उन 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो फॉर्मेट भी आप देख रहे हैं कि वह किस प्रकार होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक, 2 में से कौन से प्रश्न का उत्तर आप सारांश के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद लेखक परिचय आएगा, लेखक परिचय के बाद सारांश और फिर विशेषता। तो विशेषता में आपको फिर वही लिखना है कि जो भी पाठ का आप सारांश लिख रहे हैं
उसमें लेखक ने या उस साहित्य ने आपको क्या सीख और संदेश दिया है, अपने विचार भी आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, जो होता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपको फिर से 2 में से 1 प्रश्न करना होगा। तो वही फॉर्मेट होगा कि आप शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 में से कौन सा शीर्षक का उत्तर लिख रहे हैं, और यह प्रश्न भी आपको 5 अंक के लिए 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। उसके बाद जो शीर्षक दिया है उस शीर्षक का परिचय देंगे कि यह शीर्षक जो है वह किताब का नाम, पाठ का नाम और उस शीर्षक का परिचय कि वह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति है, नायक है, खलनायक है, वस्तु है, स्थान है, ये लिखेंगे। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट, उसके ऊपर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में टेक्स्ट बुक के आधार पर जो भी प्रश्न आएंगे वह पूरे इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं, और अन्य प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में आएंगे, जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैं समझती हूँ आपको संक्षिप्त रूप से पूरा समझाने का प्रयास सफलतापूर्वक मैंने किया है।